फिल्म एक खौफनाक क्राइम सीन से शुरू होती है। पुलिस अफसरान एक अंधेरे घर का हर कोना चेक कर रहे होते हैं। फर्श पर खून, टूटी हुई चीजें और लाशों की बदबू हुआ में फैली होती है। घर के मुख्तलिफ कमरों से उन्हें कई लाशें मिलती है। सबके जिस्म पर गहरी चोटें, जख्म और कुचली हुई हड्डियां। ये सारी लाशें इसी एक घर की मालूम होती हैं और सब बेरहम तरीके से अजाब झील कर मरी हुई लगती है। लेकिन बेसमेंट से पुलिस को एक और लाश मिलती है, एक जवान लड़की की। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह होती है कि उस लड़की के जिस्म पर एक भी जख्म नहीं, एक भी निशान नहीं। घर की बाकी लाशों की तरह उस पर कोई तशद्दुद के निशानात नहीं। पुलिस समझ जाती है कि ये लड़की उस घर की रहने वाली भी नहीं। कोई शनाख्त नहीं, कोई नाम नहीं, कोई सुराग नहीं। इसी वजह से पुलिस उसे एक आर्जी नाम देती है, जीन डू। पुलिस को शक होता है कि इस केस में कुछ बहुत ही अजीब है। सच को समझने के लिए वो जीन डू की लाश को फोरेंसिक पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। उसके बाद हमें ऑस्टिन और उसका बाप दिखाए जाते हैं जो अपने पुराने बेसमेंट मॉर्ग में एक जली हुई लाश का पोस्टमार्टम कर रहे होते हैं। ये उनका खानदानी काम है। नस्लों से ये लोग लाशों का मुआयना करते आए हैं। ऑस्टिन ये सब सीख रहा होता है जब उसकी गर्लफ्रेंड वहां आ जाती है। दोनों फिल्म देखने जाने वाले होते हैं, लेकिन निकलने से पहले वो एक लाश को देखना चाहती है। उस लाश के पैर से एक छोटी सी घंटी बंधी होती है। ऑस्टिन का बाप बताता है कि पुराने जमाने में लोग घंटी इसलिए बांधते थे ताकि अगर लाश जिंदा हो, कोमा में हो या जरा सी भी हिले तो घंटी बजती और मालूम हो जाता कि बंदा अभी मरा नहीं। इतने में पुलिस एक इमरजेंसी केस के साथ आ जाती है। उनके पास जीन डू की पुरअसरार लाश होती है। पुलिस उन्हें एक सख्त डेडलाइन देती है, सुबह तक रिपोर्ट चाहिए किसी भी हाल में। ऑस्टिन अपनी फिल्म का प्लान कैंसिल करता है और अपने बाप की मदद के लिए वहीं रुक जाता है और यही से शुरू होती है उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात। पोस्टमार्टम शुरू होता है और पहला झटका तब लगता है जब वो जीन डू के टखनों और कलाइयों की हड्डी टूटी हुई पाते हैं। लेकिन बाहर से लाश इतनी ज्यादा फ्रेश है कि जैसे वो अभी कुछ घंटे पहले मरी हो, यानी अंदर तबाही, बाहर बिल्कुल साफ। ये चीज उन दोनों को बहुत परेशान कर देती है। जब वो उसका सीना काट कर फेफड़े चेक करते हैं तो पता चलता है कि उसके फेफड़े बिल्कुल जल चुके हैं, जैसे किसी ने उसे अंदर से आग में जला दिया हो। लेकिन फिर भी उसके जिस्म पर एक भी जलने का निशान नहीं, बाहर कोई निशानी नहीं, अंदर बिल्कुल तबाह। इस दौरान ऑस्टिन का बाप उसके पेट के अंदर से एक अजीब पौधा निकालता है। वो पौधा जो जिंदा इंसान को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर देता है, यानी किसी ने उसके साथ कुछ किया है। लेकिन लाश के बाहर कोई सबूत नहीं। अचानक हाल से आवाज आती है। ऑस्टिन का बाप जाकर चेक करता है और वहां उनकी बिल्ली मरी हुई पड़ी होती है। ये बिल्ली इसके लिए सिर्फ पालतू जानवर नहीं थी, ये इसकी मरहूम बीवी की याद थी। ये देखकर उसका दिल टूट जाता है। ऑस्टिन बार बार कहता है, पापा आज के लिए बस करे, कल कंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन उसका बाप जिद्दी होता है। वो कहता है कि रिपोर्ट सुबह तक चाहिए, रुक नहीं सकते। वो लोग पोस्टमार्टम दोबारा शुरू करते हैं। अब वो जीन डू के मेदे से उसका लापता दार का दांत निकालते हैं जो एक काले कपड़े के टुकड़े में लपेटा हुआ होता है। उस कपड़े पर अजीब सिंबल्स बने होते हैं। डर तब बढ़ता है जब वो देखते हैं कि वही सिंबल्स जीन डू की अंदरूनी जिल्द पर भी नक्श हैं। यानी ये कोई आम लाश नहीं, ये किसी अजीब रस्म और अमल का हिस्सा लगती है। और उसी वक्त बेसमेंट की सारी लाइट्स एक साथ बंद हो जाती हैं। पूरा मोर्ग अंधेरे में डूब जाता है। जैसे ही बेसमेंट की लाइट्स बंद होती हैं, ऑस्टिन और उसका बाप बिल्कुल खामोशी में एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। तह खाने का पूरा हिस्सा अंधेरे में डूब चुका होता है। सिर्फ उनकी सांसें और स्टील की मेजों की हल्की सी चरचराहट सुनाई देती है। ऑस्टिन का बाप फ्लैश लाइट उठाकर हॉल की तरफ जाता है और वहाँ जो मंजर उसके सामने आता है वो उनकी जिंदगी का पहला हकीकी खौफ बन जाता है। जब वो लाइट्स दोबारा चलाकर देखते हैं, मोर्ग में रखी हुई सारी लाशें अपनी जगह से गायब होती हैं। सिर्फ एक लाश अपनी जगह पर होती है, जीन डू। यानी जिस लाश पर वो काम कर रहे थे वही वाहिद लाश थी जो कहीं नहीं गई। बाकी लाशें अजीब तरीके से मुकम्मल खामोशी के साथ बिल्कुल गायब, जैसे कोई उन्हें चलकर ले गया हो। ऑस्टिन का बाप सदमे में पीछे हट जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ इस लाश के साथ गलत है। वो दोनों समझ जाते हैं कि अब ये सिर्फ पोस्टमार्टम नहीं, ये कुछ और ही बन चुका है। उन्हें हाल से आती हुई हल्की सी घंटी की आवाज सुनाई देती है, वही बैल जो लाशों के पैरों में बंधी होती है। लेकिन जब लाशें ही गायब हो चुकी हैं, तो बैल बज किसकी रही है? ऑस्टिन का बाप डर के बावजूद फ्लैश लाइट लेकर हॉलवे में जाता है और कुछ दूर तक वो बैल बजती रहती है। फिर अचानक आवाज बंद हो जाती है और खामोशी दोबारा भर जाती है। ऑस्टिन जल्दी से वापस इस टेबल के पास आता है जहां जीन डू की लाश पड़ी होती है। उसकी जल्द बिल्कुल ठंडी, मगर महसूस ऐसे होता है जैसे वो सांस ले रही हो। लेकिन ये सिर्फ एक खौफ पैदा करने वाला धोखा होता है। ऑस्टिन का बाप बेचैन होकर कहता है, हम इसका पोस्टमार्टम पूरा करते हैं। जब तक हम ना समझ लें कि उसके साथ क्या हुआ, कुछ ठीक नहीं होगा। वो दोनों दोबारा जीन डू के ऊपर काम शुरू करते हैं। जीन डू की अंदरूनी जल्द पर जो सियाह निशान थे, उन्हें देखकर ऑस्टिन का बाप शक करता है कि ये कोई रस्म का निशान हो सकता है, कोई पुरानी जादुई अलामत या किसी सजा की निशानी।
जब वो उसकी पसलियों के अंदर और गहरे कट लगाते हैं तो उन्हें एक अजीब सी हरारत महसूस होती है, जैसे लाश के अंदर अब भी कुछ जिंदा हो, जैसे कोई तवानाई, कोई बददुआ, कोई बेचैन रूह अंदर कैद हो। फिर ऑस्टन एक और चौंका देने वाली बात नोट करता है। जेंडू का खून बिल्कुल ताजा है। आमतौर पर मुर्दा जिस्म का खून जम जाता है, लेकिन यहाँ खून बिल्कुल माए और नया लग रहा था। ये मुकम्मल तौर पर नामुमकिन था। ये लाश चाहे 300 साल पुरानी क्यों ना हो, खून ऐसे ताजा कैसे हो सकता है? बाप बेटा घबरा कर पीछे हट जाते हैं। अब उन्हें समझ आ जाता है कि ये लाश कोई आम लाश नहीं, ये एक फाल हस्ती है। अचानक मोर के कॉरिडोर से एक खौफनाक चीख जैसी आवाज आती है। ऑस्टन का बाप फौरन दरवाजा लॉक कर देता है। वो दोनों महसूस कर लेते हैं कि कोई बाहर से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। वो लिफ्ट की तरफ भागते हैं ताकि ऊपर की मंजिल तक पहुंच सके, लेकिन लिफ्ट जमीन से कुछ इंच ऊपर रुकी होती है और अंधेरे में ऐसे लगता था जैसे कोई उसके अंदर खड़ा हो। ऑस्टन का बाप जल्दी से लिफ्ट का बटन दबाता है, मगर लिफ्ट जरा भी नहीं हिलती। फिर एक लम्हा आता है जो देखकर उनकी रूह तक कांप जाती है। वही बैल दोबारा बजती है, बिल्कुल उनके पीछे। ऑस्टन का बाप बगैर सोचे समझे उस आवाज की सिमत में एक भारी कुल्हाड़ी फेंक देता है। आवाज फौरन बंद हो जाती है। दोनों गहरी सांसें लेने लगते हैं, समझते हैं शायद वो हस्ती रुक गई है। लेकिन जब ऑस्टन चेक करने जाता है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड की लाश देखकर पत्थर का हो जाता है। कुल्हाड़ी सीधी उसके सर में लगी होती है। वो बेचारी ऑस्टन को लेने वापस आई थी और वो घंटी शायद उसी की थी। ऑस्टन चीख कर गिर पड़ता है। उसकी आंखों में आंसू, खौफ और तकलीफ एक साथ भर जाते हैं। उसका बाप दौड़ता हुआ आता है, उसे उठाकर कहता है, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन अब कोई रास्ता खुला नहीं, लिफ्ट बंद, पिछला दरवाजा तूफान की वजह से ब्लॉक, नेटवर्क मुर्दा और लाशें अब कहीं भी हो सकती हैं। ऑस्टन का बाप थक कर कहता है, ये सब तब से हो रहा है जब से हमने जीन डू का पोस्टमार्टम शुरू किया है। समझ नहीं आ रहा ये इंसान भी है या कुछ और। ऑस्टन अपनी गर्लफ्रेंड की लाश को देखकर टूट चुका होता है। उसकी सांस तेज, हाथ कांपते हुए, आंखों में आंसू। वो एक पुल के लिए खुद को संभाल ही नहीं पाता। ऑस्टन का बाप उसे जोर से पकड़कर कहता है, बेटा ये सब हमारी वजह से नहीं हुआ, कोई हमें रोक रहा है, हमें इसकी वजह ढूंढनी होगी। ये दोनों वापस मोर्ग के मरकजी कमरे में आते हैं, जहां सिर्फ एक लाश अब भी अपनी जगह पर पड़ी होती है, जेंडू। वो जिस्म जो बाहर से बिल्कुल मासूम लगता है, मगर अंदर से उसमें ऐसी ताकत सिमेटी हुई है जिसका अंदाजा अब दोनों को हो चुका था। ऑस्टन का बाप फैसला करता है कि वो उसे पूरी तफसील के साथ चेक करेगा। वो जेंडू की ब्रेन कैविटी खोलता है और जो मंजर सामने आता है उससे दोनों की रूह कांप जाती है। मुर्दा जिस्म का दिमाग मोटा और बिल्कुल एक्टिव लग रहा था। आमतौर पर मुर्दा जिस्मों में दिमागी टिश्यू चंद घंटों में खराब हो जाता है, लेकिन जेंडू का दिमाग ऐसे काम कर रहा था जैसे वो अब भी जिंदा हो। दिल की धड़कन नहीं, सांस नहीं, मगर ब्रेन सेल्स की हरकत ऐसे जैसे किसी ने उसके दुख को जिंदा रखा हो। ऑस्टन हिचकिचाते हुए कहता है, पापा इसका दिमाग जिंदा कैसे हो सकता है? उसका बाप धीमे लहजे में बोलता है, किसी ने उसके साथ कुछ ऐसा किया है जो इंसान की समझ से बाहर है। वो इस कपड़े का टुकड़ा दोबारा निकालते हैं, वही जिसमें दांत मिला था। कपड़े पर अजीब निशानात बने होते हैं। अब ऑस्टन का बाप उन निशानात को माइक्रोस्कोप के नीचे देखता है और एक छुपा हुआ पैटर्न सामने आता है। निशानात के नीचे बहुत धुंधली तहरीर होती है, रोमन नंबर्स, नंबर और कुछ हरूफ। उनके दरमियान एक लाइन लिखी होती है, 1693। फिर एक और निशान, 20 मिनट 27 सेकंड। ऑस्टन का बाप ये नंबर्स पुरानी फाइलों से मिलाकर देखता है और जैसे ही हकीकत सामने आती है उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। नहीं, ये विच नहीं थी, उसे विच बनाया गया था। वो समझाता है, 17वीं सदी में बहुत सी मासूम औरतों पर जादू टोना करने का झूठा इल्जाम लगाया जाता था। उन्हें बेरहमी से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता, आंखें फोड़ दी जाती, हड्डियां तोड़ दी जाती, जिंदा जला दिया जाता और फिर उन पर जादूगरी का इल्जाम लगा दिया जाता। लेकिन असल में उनमें ज्यादातर औरतें बेकसूर होती थीं। ऑस्टन का बाप जीन डू की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये भी उन्हीं मासूम लड़कियों में से एक थी। ये विच नहीं थी, उसे लोगों ने विच बना दिया। इसके साथ इतना जुल्म किया गया, इतना तशद्दुद हुआ कि उसका दर्द, उसका अजाब और उसकी बद्दुआ उसके जिस्म में ही कैद हो गई। वो मर तो गई, मगर उसका गुस्सा, उसकी सजा और उसकी अजियत अब भी जिंदा थी। ऑस्टन कांपते हुए पूछता है, मतलब ये हमसे बदला ले रही है? ऑस्टन का बाप सर हिलाकर कहता है, जो उसके साथ हुआ वही ये हम पर कर रही है। अंदर जलाना, हड्डियां तोड़ना, दर्द देना, ये सब वो हमें महसूस करवा रही है। दोनों समझ जाते हैं कि जितना वो जीन डू के जिस्म को काट रहे हैं, उतना ही वो अपना दर्द उन दोनों पर उतार रही है। उस रात वही अजियत जिसका शिकार जीन डू बनी, अब ऑस्टन और उसके बाप पर उतर रही थी। ऑस्टन का बाप हाथ जोड़कर उसके पास जाता है और धीमे लहजे में कहता है, हमें माफ कर दो, जो चाहो मुझसे ले लो, बस मेरे बेटे को छोड़ दो। उसके कहते ही अचानक उसके हाथ और पांव की हड्डियां खुद ब खुद टूटने लगती हैं, जैसे किसी ने उन देखे हाथों से उसके जोड़ मरोड़ दिए हों। उसके अंदर के आजाद जलना शुरू हो जाते हैं। वो चीखता है, कांपता है। वो वापस ऑस्टन की तरफ देखकर सिर्फ एक बात कहता है, बेटा
मुझे मार दो वरना मैं इस दर्द से मर जाऊंगा। ऑस्टन का दिल टूटा हुआ, आंखों में आंसू, वो छुरी उठाता है। अपने बाप के आखिरी अल्फाज के साथ एक ही वार में उसे मार देता है। जैसे ही उसका बाप जमीन पर गिरता है, इसी लम्हे जीन डू का जिस्म बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाता है। हड्डियां वापस जड़ने लगती हैं, जल्द दोबारा एकदम ठीक, सब कुछ जैसे उल्टा चल रहा हो। ये देखकर ऑस्टन को यकीन हो जाता है ये बद्दुआ अब तक कैद थी और अब वो अपना हिसाब पूरा कर रही है। ऑस्टन अब बेसमेंट में बिल्कुल अकेला रह जाता है। उसके बाप की लाश उसके सामने पड़ी होती है और जीन डू का जिस्म एक अजीब सा सुकून दिखा रहा होता है, जैसे उसका एक हिस्सा उस जुल्म का बोझ उतारने के बाद हल्का हो गया हो। बेसमेंट की हवा ठंडी हो जाती है, स्टील की मेजें हल्की सी चीख निकालती हैं और पूरी जगह एक बेचैनी फैला देने वाली खामोशी से भर जाती है। ऑस्टन आंखों में आंसू, हाथ कांपते हुए अपने बाप से दूर होता है। उसके जहन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, मुझे यहां से निकलना होगा। वो हॉल की तरफ भागता है, दरवाजा जोर जोर से खोलने की कोशिश करता है, मगर दरवाजे के दूसरी जानिब वही गिरा हुआ बड़ा दरख्त अब भी रास्ता रोके होता है। वो लिफ्ट की तरफ भागता है, मगर अब लिफ्ट बंद नहीं, लिफ्ट खुद ब खुद चल रही होती है। वो डर के मारे पीछे हट जाता है क्योंकि लिफ्ट के अंदर कोई नहीं होता, सिर्फ एक अजीब सी ठंडी हवा और वही घंटी की हल्की आवाज जो मुर्दा जिस्मों के पैरों में बदी होती थी। इसके सामने एक साए जैसी छवि खड़ी होती है, उसके बाप का मुर्दा जिस्म, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल जिंदा जैसा, आंखें अंधेरे में गुम मगर सीधी उसकी तरफ देखती हुई। ऑस्टन एकदम चीख कर पीछे हटता है और अगले ही लम्हे उसका पांव फिसल जाता है। वो सीधा नीचे गिरता है। एक लम्हा, एक चीख और फिर सिर्फ खामोशी। ऑस्टन जमीन पर गिरते ही अपनी सांस खो देता है। वही जगह जहां उसके बाप की मौत के बाद जीन डू का जिस्म ठीक होना शुरू हुआ था, अब ऑस्टन का जिस्म भी वही खामोशी से पड़ा रह जाता है। उस पूरे वक्त जीन डू की लाश एक ही पोजीशन में बिल्कुल सीधी, बिल्कुल खुश्क, बिल्कुल मासूम पड़ी रहती है। ना उसका जिस्म हिलता है, ना उसका चेहरा बदलता है, मगर ऐसा लगता है जैसे हर मौत उसके जिस्म को मजीद सुकून दे रही हो। अगली सुबह पुलिस फोरेंसिक टीम पहुंचती है। वो बेसमेंट में आते हैं और उन्हें एक ही मंजर दिखाई देता है, ऑस्टन, उसका बाप और ऑस्टन की गर्लफ्रेंड, तीनों की लाशें एक जगह पर पड़ी होती हैं और जीन डू बिल्कुल वैसी ही, जैसे पोस्टमार्टम शुरू ही ना हुआ हो। लाश बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल साफ, जैसे कल रात उस पर किसी ने हाथ भी ना लगाया हो। पुलिस वाले उलझन में पड़कर कहते हैं, लगता है यहाँ भी वही हुआ है जैसा उन विक्टिम्स के साथ हुआ था जिनकी लाशें उस घर से मिली थीं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता, वो सिर्फ एक फैसला करते हैं, जीन डू की बॉडी को एक और जगह मुआयने के लिए भेजने का हुक्म। एम्बुलेंस ड्राइवर लाश को ले जाता है, एम्बुलेंस चलती है, कैमरा आहिस्ता आहिस्ता जीन डू के पाँव के करीब जूम होता है और फिर उसकी उंगली हल्की सी हरकत करती है। ये वो लम्हा होता है जब हमें यकीन हो जाता है जीन डू अभी खत्म नहीं हुई, उसका बदला, उसका दर्द, उसका अजाब अब भी जिंदा है। फिल्म यही खौफनाक मोड़ के साथ खत्म होती है।